डीसीबी बैंक और आरबीएल बैंक, इन दोनों को आप देखिए, ये दोनों इस समय आरबीएल करीब 4.5% नीचे और डीसीबी अब ऑलमोस्ट 6.5% नीचे 168 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। हरी, डीसीबी बैंक किन लेवल्स के आसपास यू वुड वांट टू गो अहेड एंड इन्वेस्ट सम मनी इन इट, या फिलहाल अवॉइड करेंगे आप? नहीं, आई थिंक मिहिर, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारा डीसीबी इज नॉट वन ऑफ आवर मेजर चॉइसेस एज फार एज द प्राइवेट बैंक्स इज कंसर्न। हमारा मेजर चॉइस एक आपने जिक्र किया आरबीएल बैंक, इसके अलावा आई थिंक कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक हमारे टॉप पिक्स है। यू नो फ्रैंकली दिस डीसीबी बैंक हैज नेवर बीन ऑन अ बाइंग लिस्ट, तो इसलिए आई डोंट थिंक इवन एट डिप्स हम लोग बहुत कीन रहेंगे इस स्टॉक को खरीदने के लिए। जी हरी, इनफैक्ट इस हफ्ते इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक के अर्निंग्स भी आने हैं। आपकी नजर इन दोनों में से किस पर रहेगी जहां पर अर्निंग्स में आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं या फिर अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा फोकस दीपाली एचडीएफसी बैंक पे रहेगा और इसका एक कारण है क्योंकि हमने पिछले क्वार्टर में देखा कि एचडीएफसी बैंक जो पिछले 25-30 क्वार्टर से कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, उस पर स्लाइट प्रेशर हमने देखने को मिला था। तो आई थिंक आई विल बी कीन टू सी वेदर दैट प्रेशर कंटिन्यूज कि एचडीएफसी बैंक गेट्स बैक टू इट्स ओल्ड ग्रोथ। इंडसइंड बैंक मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, इस पर हमें कोई शंका नहीं है, तो हमारा नजर ज्यादा एचडीएफसी बैंक पे बना रहेगा। चलिए हरी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच एक बार डी मार्ट को देख लेते हैं, एवेन्यू सुपर मार्ट। यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उनका लॉक इन आज ख़त्म हो रहा है, सो दे कैन टेक प्रॉफिट। फिलहाल करीब आधे % के आसपास का ही ड्रॉप है यहाँ पर, 778 के आसपास। अब इट रिमेन्स टू बी सीन कि उनकी तरफ से एग्जिट आता है या नहीं, लेकिन गौरांग अगर आता भी है एग्जिट उनकी तरफ से, एंड यू नो दे विल बी एग्जिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट, अगर इसकी वजह से कुछ ड्यूरिंग द ट्रेड गिरता है डी मार्ट, तो खरीदारी की सलाह देंगे क्या आप? पहले बात तो इस पर्टिकुलर खबर को लेकर के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, डिपेंड करता है क्योंकि जिस तरीके का इशू साइज था और जिस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, काफ़ी बड़े लोगों को शेयर नहीं मिले थे। तो अगर कोई स्ट्रैटेजिक ब्लॉक डील होती है और इस हाथ से माल निकल करके उस हाथ में चले जाते हैं, तो उस परिस्थिति में ज़्यादा नीचे की तरफ के दायरे नहीं देखने मिलेंगे। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि हमारी आईपीओ के नोट के द्वारा हमने आईपीओ के समय लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश की राय दी थी। अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट आती है तो डेफिनेटली एक मौका बनता है लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करने के लिए। जी शुक्रिया गौरांग, जय और अभिजीत आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज रखने के लिए। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल अरोड़ा है नर्मल बांग से। राहुल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज़ी बिजनेस। पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब मार्केट्स लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उस तेजी के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं थे उस तेजी से। अब पिछले हफ्ते एक डिसेंट करेक्शन हम देख चुके हैं मार्केट्स में, तो क्वेश्चन ये है व्हाट्स नाउ? यहाँ से और कमजोरी आपको दिख रही है या फिर बाउंस बैक भी ले सकते हैं मार्केट्स? राहुल, क्या आप सुन सकते हैं? चलिए, शायद ऑडियो नहीं जा रहा है राहुल तक, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि आज का सुपर शेयर कौन सा है। रुक कर लेते हैं सेगमेंट का। बताइए सुमित। शुक्रिया दीपाली, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो गया तो कई मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी जिनके रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। आज जो कंपनी चुनी गई है वो टाइल स्पेस से है, एरो ग्रेनाइट को चुना है। कंपनी के नंबर्स 22 अप्रैल को और एक साउंड नंबर्स आएंगे, लेकिन पहले कंपनी के टाइल्स कारोबार के अंदर है एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है कंपनी को काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, रफली 1.25 लाख स्क्वायर मीटर के आसपास की इंस्टॉल कैपेसिटी है। ओजूर में मेजरली कंपनी की एक ईओयू है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जिससे कंपनी एक्सपोर्ट करती है। नॉर्थ साउथ अमेरिका और साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कंपनी का मेजरली एक्सपोर्ट्स हैं। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक नई यूनिट शुरू की जो कि Q3 में इसका कुछ पार्शियल हिस्सा आया था, लेकिन Q4 में पूरी तरह हिस्सा आएगा। उसका 36,000 स्क्वायर मीटर के आसपास की उसकी कैपेसिटी है, इसीलिए कंपनी की इस तिमाही के जो नंबर हैं वो काफ़ी साउंड रह सकते हैं। 22 अप्रैल को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, तो बाजार उसको अभी से डिस्काउंट करना शुरू करेगा और जो नंबर्स आएंगे उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि मुनाफा शायद 40% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़े और 1% के आसपास कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंप्रूव हो
सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। कंपनी क्योंकि अब धीरे धीरे अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस कर रही है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट को रिड्यूस किया उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। साथ साथ वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब करीब 13 रुपये के आसपास की EPS है और 5 से 6 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, तो एक अच्छी वैल्यू पर भी अवेलेबल है, एक अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं। क्योंकि कंपनी ने नई यूनिट शुरू की है तो उसका भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन रिपोर्ट्स को रेफर किया उनका मानना है करीब 100 रुपये तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, चलिए तो इस काउंटर पर आप नज़र रख सकते हैं 85.55 के आसपास, लेकिन 100 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। राहुल अरोड़ा इस बीच हमारे साथ हैं। राहुल, मॉर्निंग टू यू, कैन यू हियर अस? यस आई कैन। कैसा लग रहा है मार्केट? थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है इन लेवल्स के आसपास, व्हाट्स योर टेक? It's too expensive. I think it's discounting too much in FY18, and now the geopolitical risks are starting to emanate. But I think this is going to be a very testing year for the markets. I know you're hearing targets of 10,000 on the Nifty, पर मुझे पता नहीं कि किस बेसिस पे ये टारगेट्स आते हैं। मुझे डर लग रहा है कि वैल्यूएशंस आर वेल अहेड ऑफ वेयर दे शुड बी एंड अर्निंग्स ग्रोथ विल नॉट कीप अप। तो आपके टारगेट्स क्या है राहुल? फिर निफ्टी पर कितना, यहाँ से कितना डाउनसाइड आपको नजर आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि करेक्शन यहाँ से हावी हो सकती है? देखिए, स्पेसिफिक लेवल्स डालना आई डोंट थिंक करेक्ट होगा, एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज पिछले कुछ महीनों में ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन के SIP मनी आ रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ मंथली बेसिस। ऊपर से EPFO, प्रोविडेंट फंड वगैरह, यू नो, सो डोमेस्टिक फ्लोज हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट पे कॉल लेना इज बेसिकली टेकिंग अ कॉल ऑन फ्लोज एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल है अर्निंग्स ग्रोथ का, जब हम कंपनी से बात करते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप FY18 के अर्निंग्स को फैक्टर इन करते हैं तो निफ्टी शुड बी समवेयर अराउंड 8500, but I think the market has moved beyond FY18 and started discounting FY19 earnings also to a very large extent, and that is why you are seeing the Nifty at 92-9300। इसका ये मतलब होता है कि मार्जिन फॉर एरर बिल्कुल होता नहीं है, और आप DCB के रिजल्ट्स देख लीजिए आज, एज अ केस इन पॉइंट हल्का सा मार्जिन ऑफ एरर होगा और आपको ये देखने को मिलेगा फ्राइडे को, थर्सडे को आपको इन्फोसिस के रिजल्ट्स देखने को मिले। तो आई थिंक द अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस आर जस्ट टू मच, एंड आई थिंक द डाउनसाइड रिस्क कुड सरप्राइज पीपल एज अपोज टू द अपसाइड रिस्क्स। इनफैक्ट ये जो आपने बात कही राहुल, आई डोंट, आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखेंगे तो अब आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि एटलीस्ट वो जो एक कॉन्फिडेंट रिस्क ऑन ट्रेड चल रहा था मार्केट में, वो इट इज शोइंग साइंस ऑफ एटलीस्ट कमिंग टू अ फैग एंड एट दिस पॉइंट। आपका व्यू क्या है? देखिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आप इट्स वेरी सिमिलर टू अर्ली 2008, क्योंकि अगर आप अर्ली 2008 में भी जाके देखेंगे तो फ्लोज बहुत स्ट्रांग थे और लोगों को लगा था कि ये रुकेगा ही नहीं। इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट। देखिए, 7900 से 9300 का आपको 3 महीने के अंदर रैली मिली है, दैट्स ऑलमोस्ट 20% ऑन द इंडेक्स। अभी उसको एक्सट्रैपुलेट करना इज़ वेरी टफ। आपने वेरी करेक्टली पॉइंट आउट किया, यूएस के इंडिकेटर्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं। अगर मैं जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसको भी छोड़ दूं, प्योर इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आर आल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग इन द यूएस। और उसके ऊपर इफ द फेड वांट्स टू गो अहेड एंड इंटेंशनली कंटिन्यू हाइकिंग रेट्स, it can get increasingly very tough for emerging market flows as the year goes on, because आप across the sectors देख लीजिए, it doesn't look like earnings growth is going to come pretty much anywhere barring 2 or 3 sectors, और उनमें valuations I think खींचते जाएंगे, but I think there is going to be a massive course correction. The trigger could be a bad monsoon, it could be, you know, something to do with North Korea. Trigger कुछ भी हो सकता है, but the market I think is somewhere waiting for a trigger to correct, and that thesis of flows will then be tested.